जीवन विकास के सूत्र ज्ञान सागर ग्रंथमाला 94 अध्याय 3 क्रियाशील बाल अवस्था। 6 से 12 वर्ष की आयु बाल अवस्था है। इसे सार्थक रूप में ही क्रियाशील अवस्था कहा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही इस अवस्था में विकास होता है। इस अवस्था में केवल बैठकर लिखने पढ़ने की शिक्षा विकास की अवरोधक है। क्रिया आधारित अनुभव आधारित शिक्षा ही उपयुक्त होती है। इस अवस्था में घर के प्रत्येक काम में बालक की रुचि निर्माण करना और उसको कौशल सिखाना माता पिता का दायित्व है। अच्छी आदतों का निर्माण करना, सद्गुण और सदाचार सिखाना, संयम और शील की शिक्षा देना, विनय और अनुशासन सिखाना माता पिता का दायित्व है। खेल कूद और श्रम का भी अवसर मिलना चाहिए। वाचन, चित्र, संगीत, उद्योग, भाषा प्रभुत्व के क्षेत्र में उसे विशेष रूप से क्रियाशील बनाना चाहिए। बाल अवस्था ताड़न योग्य है। बाल अवस्था में मन उपदेश और प्रेरणा ग्रहण करने योग्य होता है। इसलिए प्रेरणादायक वार्तालाप और कथाओं का उपयोग करना चाहिए। यह सब करने से गृहाभिमुखता और समाजभिमुखता बढ़ती है। यह आलेख ग्रंथ प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में और प्रत्येक शिक्षा विद्यालय में होना चाहिए। विषय बिंदु 1 संक्रमण काल। 5 वर्ष की आयु में शिशु अवस्था पूर्ण हुई। अब उसकी दीर्घ अवधि की 6 से 12 वर्ष तक की बाल अवस्था का प्रारंभ होता है। परंतु शिशु से बाल में एकाएक परिवर्तन नहीं हो जाता। बाल अवस्था के प्रथम 2 वर्ष संक्रमण काल के होते हैं, जिसमें धीरे धीरे शिशु का रूपांतरण बाल में होता है। इस संक्रमण काल में धीरे धीरे बालक अपने सारे व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लगता है। माता भी उसे सिखाती है और बालक की भी वैसी वृत्ति होती है। उस समय बालक यह सारे काम सही और अच्छे तरीके से करे, यह माता को देखना है, उसे सिखाना भी है। धीरे धीरे उसे अपनी बात मनवाने के स्थान पर अन्यों की बात भी माननी है। यह परिवर्तन आवश्यक है। शिशु को किसी बात के लिए ना नहीं कहना चाहिए, यह सिद्धांत है। परंतु अब उसे ना सुनने का अनुभव भी होना चाहिए और उसका अच्छे मन से स्वीकार भी वह करे, यह देखना चाहिए। शिशु जो भी करता है वह सब लीला है। बाल जो भी करता है वह काम है। काम के साथ प्रथम जुड़ती है वह है जिम्मेदारी की, नियम की, अनुशासन की भावना। इस सब का स्वाद उसे चखने को मिलना चाहिए। अब विद्यारंभ संस्कार हुआ है, अतः इन 2 वर्षों में अनौपचारिक से औपचारिक अध्ययन के प्रति भी गति होनी है। उसे औपचारिक अध्ययन के प्रति श्रद्धा, गौरव और आदर का भाव जगे, इस प्रकार के प्रयास 2 वर्षों में होना आवश्यक है। जीवन एक वृत्त के समान सामने आने वाला है, इसका आभास होना आवश्यक है। विषय बिंदु 2 10 वर्षानि ताड़येत। माता पिता को अपनी संतानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में आचार्य चाणक्य का कथन है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। अर्थात संतान का 5 वर्ष लालन करना चाहिए, आगे 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए और पुत्र या पुत्री के 16 वर्ष तक पहुँचते ही उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात माता पिता और पुत्र के संबंध में है वही शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध में भी लागू होती है। ताड़न बाल और किशोर आयु की शिक्षा का अनिवार्य अंग है। ताड़न का शाब्दिक अर्थ है मारना, परंतु यहाँ उसका शाब्दिक अर्थ अभिप्रेरित नहीं है। यहाँ ताड़न का अर्थ है नियम पालन और आज्ञा पालन, संयम और अनुशासन का पालन, परिश्रम और स्वाध्याय, सेवा और परिचर्या करना सिखाना और करवाना है। कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तब चाक पर उसका आकार बनने तक तो उसका लालन करता है। इसका अर्थ दंड देना, प्रत्यक्ष मारना, क्रोध करना, ताने देना ऐसा कदापि नहीं होता है। कुम्हार चाक पर से उतारे घड़े को भट्टी में डालता है, वह अग्नि में तपकर ही पक्का बनता है। यदि अग्नि में नहीं पकाया तो घड़ा कच्चा रह जाता है और कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार संयमादि अग्नि में तपकर ही बालक का चरित्र गढ़ा जाता है। ताड़न का यही अर्थ है।
विषय बिंदु 3, विकास के दो केंद्र। अब बालक के विकास के दो केंद्र हुए हैं, एक है विद्यालय और दूसरा है घर। दोनों का समान महत्व है, कदाचित अभी भी घर का ही महत्व अधिक है। फिर भी दोनों को समान महत्व देने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो विद्यालय में दिन का कुछ हिस्सा ही जाना होता है, कुछ विषय ही सीखने होते हैं, जबकि घर में पूर्ण जीवन ही जीना होता है। इस दृष्टि से विद्यालय की शिक्षा घर की शिक्षा का एक हिस्सा है, फिर भी उसका अत्यधिक महत्व है, यदि वह इस तथ्य को सार्थक रूप में स्वीकार करें। विद्यालय और घर को तथा माता पिता और शिक्षकों को एक दूसरे के साथ संवादी होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थान पर विद्यार्थी एक ही है। इस दृष्टि से दोनों में अच्छा संपर्क स्थापित होना चाहिए। बाल अवस्था में विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर क्रिया आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा की प्रधानता होनी चाहिए। केवल भाषा के लिए और थोड़ा बहुत गणित के लिए पुस्तक और लेखन पोथी की आवश्यकता होती है। शेष सभी कार्यकलाप प्रायोगिक होने चाहिए। विषय बिंदु 4, विद्यालय में बाल शिक्षा के उद्देश्य। विद्यालय में जाते ही जैसे विश्व बदल जाता है, बस्ता, समय सारणी, कक्षों की चार दीवारी, सामने लेखन फलक, पंक्तिबद्धता और डेस्क, अवकाश का समय, पंक्तिबद्धता, घंटी आदि शुरू हो जाता है। किसी का बस चले तो विद्यालय जाए ही नहीं। यह एक कारण है कि अधिकांश बालकों को विद्यालय जाना और पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, परंतु अनेक विवशताओं में एक मानकर उसका स्वीकार वे कर लेते हैं। इसी प्रकार लेखन, श्रवण, कभी कभी पठन, गृह कार्य, परीक्षा, प्रतिशत, पास फेल स्पर्धा, पुरस्कार, कार्यक्रम आदि का क्रम वर्षों तक चलता रहता है। पुस्तक, शिक्षक, कक्षा, कुछ विषय बदल जाते हैं, कक्षा आगे बढ़ती, पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है, परंतु पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वास्तव में यह व्यवस्था, यह पद्धति और यह पाठ्यक्रम तीनों में भारी बदल होने की आवश्यकता है। ये तीनों बातें आज जिस प्रकार से चल रही हैं वह बहुत कृत्रिम, सतही और अस्वाभाविक हैं। यह वास्तव में विकास की अवरोधक हैं। इस विषय में शिक्षकों को और माता पिताओं को विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए और इसे जीवंत बनाना चाहिए, स्वाभाविक बनाना चाहिए। जीवंत होकर ही वे जीवंत बालकों के जीवन विकास के अनुकूल होंगे। विषय बिंदु 5, जीवन विकास के अनुकूल बाल शिक्षा। बाल शिक्षा का महत्व यह है कि अभी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतसिक विकास ही साध्य है। गणित, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय साधन हैं, इसलिए उनके पाठन की पद्धति में विकास प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। विभिन्न विषयों का चयन इसी विकास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जैसे कि शारीरिक विकास हेतु खेल, व्यायाम और शरीर से होने वाले काम, मानसिक विकास के लिए योग, संगीत, बुद्धि विकास के लिए गणित, विज्ञान, चैतसिक विकास के लिए पुनः कला, साहित्य, काव्य आदि विषयों का निर्धारण होना चाहिए। इसी प्रकार से कुटुंबगत विकास हेतु गृहशास्त्र, सामाजिक विकास हेतु समाजशास्त्र, राष्ट्रगत विकास हेतु धर्म, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अध्यात्म आदि विषयों का निर्धारण करना चाहिए। यह शिक्षक की कुशलता है कि वह उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धति, साधन सामग्री, क्रियाकलाप, कार्यक्रम, व्यवस्था, वातावरण आदि का ऐसा मेल बिठाता है कि छोटे छोटे दिखाई देने वाले क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध होते हैं और पढ़ाई एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। यदि माता पिता और शिक्षक अपने मन बुद्धि को थोड़ा सुलझा लें तो बाल शिक्षा सबके लिए बहुत लाभदायी और आनंददायी अनुभव हो सकती है। विषय बिंदु 6, विकास से तात्पर्य क्या है। शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है। शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है। जीवन के विकास के दो आयाम हैं, एक है व्यक्ति की जन्मजात सर्वक्षमताओं का विकास और दूसरा है सभी विकसित क्षमताओं का समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के संदर्भ में विनियोजन, विनियोग और समायोजन। इसे जीवन का अथवा व्यक्ति के जीवन का समग्र विकास कहते हैं। व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं के भी विविध आयाम हैं। शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का समुचित विकास, बल, आरोग्य, तितिक्षा, कौशलों की प्राप्ति शारीरिक विकास है।
संतुलित और बलवान प्राण प्राणिक विकास है। सद्गुण और सदाचार, एकाग्रता, संयम, उत्तेजनाओं का कम होना मानसिक विकास है। ज्ञानेंद्रियों की आसक्ति कम होने का अनुभव, क्षमता बढ़ना, साम्य भेद, तुलना, कार्य कारण भाव समझने की शक्ति विकसित होना बुद्धि विकास है। तो सौंदर्य बोध, प्रेम, स्वतंत्रता आदि का सामर्थ्य बढ़ना चैतसिक विकास है। इन सभी विकसित क्षमताओं के विनियोग से कुटुंब भाव स्थिर होना, सहयोग, अपनत्व, अन्यों के लिए त्याग करना, समाज के प्रति दायित्व बोध जागृत होना, प्राणियों, वृक्ष, वनस्पति, पंच महाभूतों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता की भावना विकसित होना, राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होना परमेष्ठिगत विकास है। बाल अवस्था में इंद्रिय विकास, मन का भावना पक्ष संयम, सदाचार, कार्यकारण भाव और प्रकृति के प्रति दायित्व और संबंध विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा की योजना होनी चाहिए। विषय बिंदु 7, घर में समग्र विकास। जीवन विकास के लिए विद्यालय के साथ साथ घर की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बालकों के विकास के सूत्रधार हैं माता पिता। इसमें भी बालावस्था के लिए पिता की भूमिका मुख्य है और माता की सहयोगी की है। घर में जितने भी बड़े सदस्य हैं उनकी भूमिका भी सहयोगी की ही होती है। घर के सभी सदस्यों को इस भूमिका का स्वीकार करना चाहिए, उन्हें समझ लेना चाहिए और परस्पर समन्वय का व्यवहार करना चाहिए। घर में सब 24 घंटे और जीवन भर साथ रहते हैं, इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया भी निरंतर चलती है। इसमें साथ रहने की ही नहीं तो साथ जीने की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। साथ जीने के लिए हृदय के गुणों का विकास आवश्यक है। अतः सबसे प्रेम करना, सबके सुख दुख की चिंता करना, दूसरे का विचार प्रथम करना और अपना बाद में, सबकी सहायता और सेवा करने के लिए तत्पर रहना आदि बातें मुख्य हैं। यह सब घर में ही सीखी जाती है और इस अवस्था में ही सीखी जाती हैं। यह बातें प्रथम तो उदाहरण सामने देखने से सीखी जाती हैं। यदि बड़ों का व्यवहार इस प्रकार का रहा तो बालक अपने आप यह सब सीखते हैं। दूसरा साधन है उपदेश। इसके लिए प्रेरक घटनाओं, चरित्रों आदि का वाचन और चर्चा उपयोगी होते हैं। तीसरा साधन है आग्रहपूर्वक ऐसा व्यवहार करना सिखाना। ये तीनों बातें साथ साथ चलती हैं, तब व्यवहार व्यक्तित्व का अंग बनता है। विषय बिंदु 8, घर में विकास के आयाम। प्रथम आवश्यकता है दिनचर्या और उसके साथ जुड़े काम ठीक करने की। समय से सोना, पर्याप्त सोना, सोने के सभी नियम जानना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण बात है। भोजन करने में नियम, पद्धति और संयम तीनों बातें सीखनी हैं। इसी प्रकार से स्नान करना, कपड़े और जूते पहनना, बाल संवारना, नख, दांत, बाल, नाक, आंखें, कान आदि स्वच्छ रखना भी महत्वपूर्ण काम है। दूसरा क्रम है अपने उपयोग की वस्तुएं ठीक रखने का। अपना बस्ता, अपने खिलौने, अपना बिस्तर, पादत्राण आदि सभी वस्तुओं का स्वच्छ, व्यवस्थित और सुंदर रखना भी सीखना चाहिए। तीसरा है घर के सारे काम अच्छी तरह से करना सीखना। 12 वर्ष की आयु होते ही झाड़ू पोंछा, बर्तन और कपड़े की सफाई, स्नान और शौच, घर की स्वच्छता, बिस्तर लगाना और समेटना, घर की सजावट करना, इस्त्री करना, अतिथि सत्कार करना, भोजन बनाना और परोसना, बाजार से वस्तु खरीद कर लाना, घर का हिसाब करना आदि सारे काम बालकों को सिखाए जाने चाहिए। स्वदेशी प्राकृतिक पदार्थ, हाथ से बने पदार्थों को उपयोग में लाने का आग्रह, मित्य व्ययता और रखरखाव की दृष्टि, विनयशीलता का व्यवहार, सत्य, प्रामाणिकता आदि सिद्धांतों का आग्रह, स्तोत्र, मंत्र, सुभाषित, पूजा आदि का कौशल विकसित होने की भी यही आयु है। इसकी ओर भी माता पिता का ध्यान जाना चाहिए। हम अपने कुल के वंशज हैं और हमें कुल की कीर्ति बढ़ानी है, यह भाव भी उनमें आना चाहिए। विषय बिंदु 9, कृति की शास्त्रीय पद्धति। बाल अवस्था अभ्यासों को पक्का करने की अवस्था है। सारा विकास कृति आधारित होता है। अभ्यास से ही कृति पक्की होकर व्यवहार का अंग बन जाती है, परंतु अभ्यास से पूर्व कृति सही होनी चाहिए। यदि कृति सही नहीं हुई तो गलत कृति ही पक्की बन जाती है, उसमें सुधार करना बहुत कठिन बन जाता है। शारीरिक हलचल प्रथम विषय है। बैठने की, खड़ा रहने की, चलाने की, छलांग लगाने की, दौड़ने की, मुड़ने की कृति शास्त्र शुद्ध बननी चाहिए। वस्तुएं पकड़ने की, उठाने की, हाथ से होने वाली सभी कृतियां सही करनी चाहिए। बोलना, हंसना, गाना सही होना चाहिए। आगे चलकर अक्षर लेखन, पठन, आकृति बनाना सही होना आवश्यक है।
देव मूर्ति पर फूल चढ़ाना, यज्ञ में आहुति देना, विविध प्रकार से नमस्कार करना भी सही होना चाहिए। श्वासोच्छ्वास करना, पानी पीना, खाना पढ़ते समय पुस्तक और लेखन करते समय लेखन पोथी ठीक रखना, लेखनी ठीक से पकड़ना, विज्ञान के प्रयोग करते समय उपकरणों का ढंग से उपयोग करना, पंक्ति में और अन्य विविध रचनाओं में सम्यक में रहना, अपने अंगों को सीधा परंतु शिथिल रखना, पकड़ को मजबूत परंतु तनाव रहित बनाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सैकड़ों शारीरिक क्रियाएं हैं जो इस अवस्था में सिखाने की आवश्यकता होती है। यह सीखना सिखाना सहज होना चाहिए, परंतु आज वह पूर्ण रूप से दुर्लक्षित है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जानकार लोगों को इस विषय पर सचित्र ग्रंथ तैयार करने चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में इसे विषय बनाना चाहिए। विषय बिंदु 10 सांस्कृतिक विकास। बालक का शारीरिक व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार से उसका भावनात्मक व्यक्तित्व भी होता है। भावनात्मक विकास को भी कृतिशील और व्यवहारिक बनाना चाहिए। पवित्रता और सात्विकता की संकल्पना को कृति रूप देना चाहिए, जैसे कि बिना स्नान किए मंदिर में, रसोई घर में और जलगृह में नहीं जाना, स्नान के बाद रात्रि में पहने हुए कपड़े नहीं पहनना, हाथ पैर धोकर भोजन के लिए बैठना, बाहर पहनने वाले पादत्राण पहनकर घर में नहीं घूमना, पुस्तक और अन्य सारी अध्ययन सामग्री को पवित्र मानना, घर को और विद्यालय को पवित्र मानना और उसके अनुरूप व्यवहार करना सिखाना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी देना, पशुओं को अन्न पानी देना, चींटियों को शक्कर आटे की गोली देना, पौधों को पानी देना, इन सब से बात करना, उनके साथ बंधु बांधव जैसा व्यवहार करना, गंगा, गाय, तुलसी आदि को माता कहना, प्रातः उठकर भूमि वंदन करना, स्नान के समय भारत की पवित्र नदियों का स्मरण करना भी सांस्कृतिक व्यक्तित्व का विकास है। भूमि, आकाश, नदी, समुद्र, वृक्ष, प्राणी आदि के साथ स्वजनों जैसा संबंध जोड़ना भी आवश्यक है। यह सब कथाओं के माध्यम से होना चाहिए। कथाओं के माध्यम से कुटुंब के पूर्वजों, सांस्कृतिक पूर्वजों, पंचमहाभूतों, वनस्पति और प्राणी जगत से संबंध जोड़ना चाहिए। इन सब के माध्यम से इन सबसे परे परमात्म तत्व तक पहुंचने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों को आज इस प्रकार की पठन सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है। विषय बिंदु 18 शिष्टाचार और सदाचार। शिष्ट आचार अथवा सभ्य आचार सीखने की भी यही अवस्था है। प्रयत्न पूर्वक यह सिखाना चाहिए। सभ्यता का विकास भी संस्कृति का एक अंग है। उससे ही अभिजात व्यवहार विकसित होता है। मैला कुचेला वेश, बिना संवारे केश, बिना स्नान किए या मुंह धोए रात्रि का ही वेश पहने, बड़ों के सामने, अतिथियों के सामने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना, शील और सौंदर्य की ओर ध्यान दिए बिना वेशभूषा, केशभूषा और श्रृंगार नहीं करना, अभद्र भाषा, अभद्र नाच गाना, अभद्र संकेत नहीं करना शिष्टाचार है। लोग अपनी बात करते हों, पढ़ाई कर रहे हों, सो रहे हों, थके हुए हों, आराम कर रहे हों, तब बोलना, शोर मचाना, भागदौड़ करना, अपनी बात करना शिष्टाचार नहीं, घोर अशिष्टाचार है। सत्य बोलना, प्रामाणिक होना, विनयपूर्ण बोलना, बड़ों का सम्मान करना, पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना, प्रणाम करना, चुगली नहीं करना, आज्ञा पालन करना, सेवा करना सदाचार है। दीन दुर्लभ निराधार के प्रति करुणा का भाव होना तथा उनकी रक्षा के लिए तत्पर होना सदाचार है। असत्य और अन्याय नहीं सहना सदाचार है। सुविधा के नाम पर पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करना, सुरक्षा के नाम पर दास्ता नहीं करना, लाभ के लिए शोषण नहीं करना, आधुनिकता के नाम पर संस्कृति का त्याग नहीं करना सदाचार है। शिष्टाचार और सदाचार क्या है यह जानना आवश्यक है। उसी प्रकार से दुराचार क्या है यह भी जानना चाहिए और दुराचार से बचना भी प्रयत्नपूर्वक सीखना और सिखाना चाहिए। विषय बिंदु 12 संयम। स्वाद संयम, अर्थ संयम, वाणी संयम और समय संयम। बाल अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ है। ब्रह्मचर्य विभिन्न प्रकार के संयम से प्रारंभ होता है, अतः आयु के अनुरूप होना आवश्यक है। सबसे पहला है स्वाद संयम या इंद्रिय संयम। बालकों के लिए छोटी छोटी बातें जैसे घर में जो बना है वह सब रुचिपूर्वक खाना, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता नहीं करना, थाली में जूठा नहीं छोड़ना, भोजन की निंदा नहीं करना,
बाजारू खाने की जिद नहीं करना आदि स्वाद के आयाम हैं। दूसरा है अर्थ संयम, वस्तुओं का अपव्यय नहीं करना, उन्हें संभाल कर रखना। अपव्यय नहीं करना, वस्तुओं की कीमत कैसे तय होती है यह जानना, वस्तुओं की गुणवत्ता और उसके अनुसार उनकी कीमत का अनुमान लगाना अर्थ संयम है। तीसरा है वाणी संयम या विचार संयम, कर्कश, बेसुरा, बड़बड़ लगने वाला नहीं बोलना, शिष्ट, मधुर, सार्थक बोलना, अपशब्द और अभद्र भाषा नहीं बोलना, बड़ों के साथ निरर्थक तर्क वितर्क नहीं करना, बड़ों के साथ निरर्थक तर्क वितर्क नहीं करना, बड़ों का मजाक नहीं करना, कटुवाणी नहीं बोलना वाणी संयम है। समय संयम चौथा आयाम है, किसी भी काम को अच्छे से करना परंतु शीघ्रतापूर्वक करना, समय का अपव्यय नहीं करना, सारे काम उचित समय पर करना समय संयम है। इस प्रकार के और भी छोटे छोटे संयमपूर्ण आचरण से चरित्र का गठन होता है, गुण विकास होता है और मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनेक क्षमताओं का विकास होता है। अतः माता पिता को इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। विषय बिंदु 13 तप। ऐसा लगता है तब तो साधु सन्यासी करते हैं, महात्मा करते हैं, वृद्ध करते हैं, बालकों के लिए तप कैसे हो सकता है? वे तो अभी छोटे और कोमल होते हैं। परंतु हमारी यह धारणा ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन में तप का अनन्य साधारण महत्व है। तप के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। महात्मा तप करते हैं, तप करने से सामान्य व्यक्ति महात्मा बनता है। तप का प्रारंभ बाल अवस्था से ही होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य आश्रम का एक आयाम है। अतः तप के विभिन्न आयाम खोजकर उनके आचरण हेतु बालकों को प्रेरित करना चाहिए। व्रत, उपवास और जागरण बहुत सुलभ उपाय हैं। मौन और जप दूसरा आयाम है। छोटे छोटे निमित्त बनाकर इनका आचरण सिखाना चाहिए। नियम पालन यह बड़ा तप है। कोई भी एक नियम बनाना और बिना तर्क वितर्क किए उसका पालन करना, बार बार नियम नहीं बदलना, छोटे और बड़ों सभी के लिए बड़ा तप है। आकर्षणों के वश नहीं होना भी बड़ा तप है। खाद्य पदार्थों का, खिलौनों का, मोबाइल आदि का बहुत आकर्षण होता है। उसके पीछे मन को नहीं जाने देना कठिन होता है। परंतु इसका आचरण बालक कर सकें, इस हेतु उन्हें प्रेरित करना चाहिए और वे कर सकते हैं ऐसा विश्वास उनमें जागृत करना चाहिए। विपरीत स्थिति को बिना शिकायत किए सहना ही तप है। अतः कृति के साथ साथ यह भाव भी उनके मन में उतारना चाहिए। विषय बिंदु 14 यज्ञ और दान। यज्ञ, दान और तप ऐसे काम हैं जो हर व्यक्ति को करने ही चाहिए। समाज धारणा के लिए ही नहीं तो सृष्टि धारणा के लिए यह आवश्यक है। सुसंस्कृत समाज में इनका आचरण किया जाता है और कुटुंब में हर व्यक्ति को यह सिखाया जाता है। यह कर्म पूर्ण परिवार के साथ मिलकर ही होते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से इसकी शिक्षा हर एक को दी जाती है। इसकी शिक्षा देने का सही समय बाल अवस्था है। निस्वार्थ भाव से अन्यों के कल्याण के लिए अपने पास जो है उसका समर्पण किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। अग्नि में होम किया जाने वाला हवि द्रव्य और उसकी आहुति देने वाला व्यक्ति जिसे होता कहते हैं, इनसे मिलकर यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऐसे विविध प्रकार के यज्ञ होते हैं। ऐसा यज्ञ करना बालकों को सिखाना चाहिए और करवाना चाहिए। तब तक करवाना चाहिए जब तक वह बालकों के आचरण और भावना का अविभाज्य अंग न बन जाए। उसी प्रकार से अपने पास जो भी है उसका कुछ अंश अन्यों को देना दान है। दान करके हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। ऐसी वृत्ति बननी चाहिए। ये सारे कर्तव्य व्यक्तिगत रूप से करने हैं। इन्हें करने से चित्त शुद्धि होती है। यह व्यक्तिगत लाभ है, परंतु उससे जो पुण्य मिलता है उस पर कुटुंब का अधिकार है। ऐसी समझ भी विकसित होनी चाहिए। विषय बिंदु 15 त्याग और सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारतीय युवा का आदर्श त्याग और सेवा है। एक छोटी सी चींटी का भी प्राण बचाने के लिए जीवित का त्याग भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा का आदर्श भी दरिद्र नारायण की सेवा है। त्याग और सेवा कृति और भावना के विषय हैं तथा व्यक्तित्व का अंग बनने हेतु उनका प्रारंभ बाल अवस्था से होता है। त्याग और सेवा जैसे शब्दों का उच्चारण किए बिना भी इनका आचरण शुरू हो जाता है। वास्तव में इनका आचरण प्रथम होता है और समझ बाद में विकसित होती है। विविध प्रकार से गृह सेवा, माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, वृक्ष सेवा, पुस्तक सेवा आदि विषयों को उचित प्रकार से सिखाया जाना आवश्यक है।
कृति के साथ भावना अवश्य होनी चाहिए। वास्तव में सेवा में भावना प्रेरक है और कृति भावना का अनुसरण करती है। इसी प्रकार से तप के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अध्ययन के लिए या अन्य किसी की सहायता के लिए अपनी किसी वस्तु को छोड़ना, प्रिय लगने वाले विषय को छोड़ना त्याग है। अध्ययन के लिए निद्रा और खेल का त्याग करना, सेवा के लिए सुख और आराम का त्याग करना, किसी की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु अपनी वस्तु का त्याग करना, तप के लिए वैभव और समृद्धि का त्याग करना सहज होना चाहिए। यह सारी बातें केवल उपदेश से अथवा सूचना से नहीं सिखाई जाती। इनके लिए बड़ों का आचरण ही प्रेरणा का स्रोत होता है। विषय बिंदु 16, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भारत परंपरा का देश है। सर्व प्रकार की परंपराओं का वहन करने हेतु दो केंद्र हैं, एक है घर और दूसरा है गुरुकुल। गुरुकुल में ज्ञान परंपरा के वाहक होते हैं आचार्य और छात्र। घर में धर्म और संस्कृति की परंपरा के वाहक होते हैं पिता पुत्र। घर में पिता पुत्र की पीढ़ियों में परंपरा का हस्तांतरण होता है। पीढ़ियों के संबंध एकात्म बनने हेतु दोनों पीढ़ियों को साधना करनी होती है। इस साधना के ही अंग के रूप में माता और पिता को देव मानने का उपदेश संतानों को दिया गया है। एक, देव मानने का कृतिरूप तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा को ही आज्ञा मानना और उसके औचित्य या अनौचित्य का विचार नहीं करना। दूसरा तात्पर्य है उनकी सेवा करना और उन्हें प्रसन्न रखना। इसका तीसरा तात्पर्य है उनसे सब कुछ सीखना, ग्रहण करना और उसे अपने कर्तृत्व से और समृद्ध करना तथा अपनी संतानों तक पहुंचाना। चौथा तात्पर्य है माता पिता के जीवन व्रत को, उनके व्यवसाय को, कौशलों को आत्मसात करना और अपने कर्तृत्व से उसको समृद्ध करना। यह सारे संबंधों को गहरे और सच्चे बनाने के उपाय हैं। बालकों को ये सारी बातें कृति रूप में उतारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रथम कृति और उसे भाव प्रदान करने हेतु कथा, ऐसा क्रम उचित है। विषय बिंदु 17, विद्यालय और घर में सामंजस्य। वर्तमान काल की बड़ी चुनौती यह है कि हम शिक्षा का केंद्र एकमात्र विद्यालय को ही मानने लगे हैं। विद्यालय की शिक्षा के लिए इतना समय लगता है कि घर में प्राप्त होने वाली शिक्षा दुर्लक्षित हो जाती है। घर में भी शिक्षा होती है, यह बात मन में बैठती नहीं है। घर में जो होती है वह शिक्षा है, यह भी मन में बैठता नहीं है। इस मानसिकता में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। घर में अनेक महत्वपूर्ण विषय सीखने होते हैं जो विद्यालय के विषयों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से घर और विद्यालय में सामंजस्य बिठाना आवश्यक है। वास्तव में विद्यालय में जो सिखाया जाता है उसका व्यवहार केंद्र घर है। इस दृष्टि से विद्यालय को भी अपना शिक्षा क्रम की पुनर्रचना करने की और घर को भी विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को समझ लेने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से विद्यालय में लगने वाला समय और गृह कार्य का स्वरूप बदलना चाहिए। ट्यूशन, कोचिंग आदि का तो पूर्ण त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी घर में शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं। गृह संचालन, सामाजिकता, धैर्य और संस्कृति के अनुरूप व्यवहार, जीवन लक्ष्य आदि सारी बातें घर में ही सीखी जाती हैं। इस दृष्टि से घर और विद्यालय दोनों को अपने अपने दायित्वों के बारे में बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है। विषय बिंदु 18, कला और साहित्य। कला और साहित्य सौंदर्य दृष्टि विकसित करने में तथा भावनाओं के उदात्तीकरण हेतु बहुत उपयोगी होते हैं। कला और साहित्य के आविष्कार में हृदय, बुद्धि, मन और इंद्रियों की सक्रियता होती है। अतः हर व्यक्ति के जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। सुज्ञजन द्वारा कहा गया सुभाषित है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तीर्णन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं है वह बिना सींग और पुच्छ के पशु के समान है। वह घास खाए बिना जीता है, यह पशुओं का परम भाग्य है। बालकों को कला और साहित्य सिखाते समय दो बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो उन्हें सस्ता मनोरंजन और विलासिता की ओर ढलने से बचाना चाहिए और दूसरा उसे अर्थार्जन का साधन बनने से रोकना चाहिए। कला और साहित्य आनंद और आत्मोन्नति का साधन बनना चाहिए, यह मूल दृष्टि है।
संगीत में स्वर, ताल, लय की समझ, नृत्य के आधारभूत पद विन्यास, साहित्य में लालित्य की और लक्षणा और व्यंजना की समझ, शब्दों के सांदर्भिक अर्थ, कथा और काव्य का रस, चित्र में रंग, संगति और रेखा विन्यास की समझ आदि मूल बातें हैं। इनका व्यवहार में प्रयोग भी आवश्यक है। इन सब को जीवन से अलग करके नहीं, अपितु दैनंदिन जीवन व्यवहार में ही प्रकट करना, अभिव्यक्ति करना आवश्यक है। विषय बिंदु 19, रुचि, समझ और परख। घर में अनेक प्रकार के कपड़े होते हैं, पहनने के, बिछाने के, पोंछने हेतु, ढकने हेतु आदि। इन कपड़ों के प्रकार होते हैं, जैसे कि सूती, रेशमी, गरम आदि। इनकी गुणवत्ता होती है, यह प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। इन सब बातों की परख होनी चाहिए और कौन से काम के लिए कौन से कपड़े का प्रयोग होता है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। घर में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक खाद्य पदार्थ होते हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया, इनके पोषक गुण, इनके स्वाद और सुगंध भिन्न भिन्न होते हैं। इनके सेवन का समय और ऋतु भिन्न भिन्न होते हैं। इन सब बातों की जानकारी एवं समझ विकसित होनी चाहिए तथा कृति भी आनी चाहिए। घर का साजो सामान, घर की दीवारों पर टंगे चित्र, कलाकृतियाँ अथवा छायाचित्र, घर के अन्यान्य सदस्यों के उपयोग की वस्तुएं, घर के गमलों का अथवा आंगन के बगीचे आदि का परिचय होना चाहिए। उनकी साज सज्जा, स्वच्छता, देखभाल और उनसे संबंधित काम आने चाहिए। घर के लोगों के सुख दुख समझ में आने चाहिए। उनमें सहभागी बनने की वृत्ति और सहायता करने की समझ विकसित होनी चाहिए। यह सब संभव हो, इस दृष्टि से आवश्यक शिक्षा उचित पद्धति से देना माता पिता का काम है। इन्हीं बातों को सिखाने के लिए माता पिता बालकों के शिक्षक होते हैं। इन बातों को सिखाने के लिए और कोई शिक्षक नहीं रखे जाते। यह सब सीखते सिखाते ही साथ जीना संभव होता है। विषय बिंदु 20, समरसता। कथाएं सुनाते सुनाते, साथ गीत गाते और खेल खेलते, साथ साथ काम करते करते, साथ साथ पढ़ते पढ़ाते, कभी उपदेश सुनते, कभी डांट खाते, कभी मन में नहीं है तो भी करते करते 2 पीढ़ियों का साथ साथ जीना संभव होता है। इसी में से 2 पीढ़ियों में समरसता निर्माण होती है। समरसता का यह अनुभव समरस समाज की निर्मिति को भी संभव बनाता है। साथ साथ जीते ही मूल्य निष्ठा और सिद्धांत निष्ठा पनपती है। धर्म और संस्कृति का व्यवहार समझ में आता है, सज्जनों की रीति समझ में आती है और आचरण का अंग बनती है। सद्गुण और सदाचार सहज बनते हैं। बाल अवस्था के यह 7 वर्ष चरित्र गठन का प्रारंभिक चरण बनता है। यह कृति प्रधान है, अनुभव प्रधान है, यह प्रेरणा और उपदेश प्रधान है। इस अवस्था में केवल कृति का नहीं तो भावनाओं का अनुसरण होता है। बाल मन के चरित्र नायक होते हैं, उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। इस अवस्था में तर्क, कार्य कारण भाव, शास्त्रीयता आदि बातों का महत्व नहीं होता, क्योंकि यह सब जिसके अंग है, ऐसी बुद्धि अभी सक्रिय नहीं होती है। अतः भावनाओं को जागृत करना और इंद्रियों को अधिक से अधिक सक्रिय रखना ही शिक्षा देने की उचित पद्धति है। यह नियम विद्यालय की और घर की शिक्षा पर समान रूप से लागू होते हैं। माता पिता और शिक्षक दोनों को इस पद्धति से अवगत होना चाहिए। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।